अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी यानी छलनी के द्वारा अलग किया जाता है। चाय की पत्तियों को छलनी के द्वारा पृथक करना। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं तो मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीज को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया और पोया खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपस में इनमें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया जाए तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर अलग करना असंभव है। तो ये देखो, दूध से दही का मंथन करने के लिए मक्खन को इसे निकालते हैं। परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। अब क्रियाकलाप देखेंगे अपन। सारणी 5.5 में कॉलम 1 में पृथक्करण के लिए कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना को अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उद्देश्य तथा प्रत्येक प्रक्रम का उसका उद्देश्य तथा पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों को अमाप अथवा द्रव्य और भिन्न हो सकते हैं। यह पदार्थों को तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं भी पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण कैसे कर सकते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? तो पृथक्करण का प्रक्रम उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं और पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं। जैसे चावल के पत्तरों को पृथक करना है तो दो भिन्न भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है। हम ठोस अवयव को इसमें से फेंक देते हैं, यानी कंकड़ को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, इसमें अनुपयोगी अवयवों को दूर करना है और हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्ती को पृथक करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की कौन कौन सी विधियाँ हैं? अब हम पदार्थों को पृथक करने के लिए कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कुछ विधियाँ आपके दैनिक क्रियाकलापों में उपयोग की जाती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हस्त चयन विधि। क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए और अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े हैं या भूसी, टूटे हुए अन्न कण हैं या अन्य खाद्य कण हैं? अब हम अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए।
हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन के द्वारा पदार्थों को आसानी से सुविधापूर्वक अलग किया जा सकता है। ये व्यक्ति देखो, ये बैठा बैठा अनाज के टुकड़े को, अनाज में से कंकड़ के टुकड़े को इधर उधर फेंक रहा है। हस्त चयन विधि। थ्रेशिंग क्या होती है? आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधे अनाज को अलग करने के लिए आप धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की परिकल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों में इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक कर सकता है? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण और आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों को तोड़ना असंभव है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जा सकता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। तो थ्रेशिंग मशीन क्या होती है? जैसे कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करते हैं। किसान लोग अपने गेहूं की फसल या किसी भी प्रकार की फसल को निकाल के लिए उन मशीन में डालते हैं और सूखी हुई फसल को डालते हैं, जिससे उसमें थ्रेशिंग के द्वारा अपन को अनाज प्राप्त होता है। तो थ्रेशिंग कहलाता है मशीन के द्वारा। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक भी किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बेलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। तो सूखी हुई फसल से अपन धान को निकालने के लिए थ्रेशिंग का उपयोग करते हैं। थ्रेशिंग के रूप में अपन बैलगाड़ी के माध्यम से भी कर सकते हैं, अपन मशीनों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखो, ये किसान ये थ्रेशिंग का उपयोग करते हुए फसल के दाने निकाल रहा है। अगली विधि है निष्पावन। निष्पावन क्या होती है अपन पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 3, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए और इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के आमाप समान हैं? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई ऐसा अवयव है जो वायु द्वारा उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी कणों से अलग करने के लिए किया जाता है। ये महिला देखिए, ये महिला ये टेबल पर खड़ी हो गई है और हल्के भूसे और धान के कणों को ऐसे हवा में उड़ा रही है। तो भारी धान के कण नीचे गिर जाएंगे और हल्का भूसा ये हवा में उड़ जाएगा और इस प्रकार महिला आसानी से धान अनाज प्राप्त कर लेगी। यह है निष्पावन विधि। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं।
अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में उपयोग कर सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे चालन विधि। चालन विधि क्या होती है? कभी कभी आपने या कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें उपस्थित चोकर व अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं, जिसमें अपन आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती है। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों से हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन अथवा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवनों अथवा निर्माण वाले स्थान पर रेत या कंकड़ अथवा पत्थर को पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। ये देखो, चालन चालन मतलब चालन, इसके चालन द्वारा अपन कंकड़ में पत्थर को रेत से पृथक कर रहे हैं। ये देखो, ये छलनी रहती है तार की, और इसमें क्या अपन घर का निर्माण करते हैं तो ये जैसे कि अपन बालू रेत छानते हैं ना, तो उसमें बड़े बड़े कंकड़ अलग हो जाते हैं और बालू रेत का ढेर नीचे लग जाता है, उसमें अपन चालन का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक छलनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए अथवा उसके आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक, पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमाप में बहुत अंतर होता है को पृथक करने में किया जाता है। तो चालन विधि का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके आमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अवसाद, निस्तारण और निस्यदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं हो पाता है। तो उदाहरण के लिए चावल अथवा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल और दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक कर सकते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है, और जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उनकी चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल, कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए कि बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन क्या होता है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने का प्रक्रम अवसादन कहलाता है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। निस्तारण क्या है कि अवसादित मिश्रण के बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन अथवा निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण में इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण के द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर ठोस तथा द्रव के किसी भी मिश्रण पर विचार कीजिए। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके
देखते हैं उसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल में पंकिल मतलब कीचड़ हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी का पंकिल यानी कीचड़ वाला जल लीजिए। यदि यह न हो तो एक गिलास में जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। आप अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम से आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। क्या दूसरे गिलास में जल का अभी भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया है? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन मतलब छानने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े से बने हुए धागों के बीच छोटे छोटे अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक या छानने के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अभी भी गंदेला है तो अशुद्धियों को फिल्टर द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। ये देखिए, शंकु बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़कर, और ये इस प्रकार अपन फिल्टर के माध्यम से छानते हैं जल को, और ऊपर ये बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ कीप आकार की इसमें रह जाती है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों अथवा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों तथा पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध उबालने से पहले हम उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कण तथा द्रव का मिश्रण हो जाता है और पनीर को इस मिश्रण के कपड़े या छन्नी से फिल्टर के द्वारा पृथक करते हैं। क्रियाकलाप 6, वाष्पन पढ़ेंगे अपन। क्रियाकलाप 6, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह से हिलाइए। क्या आप जल में कोई जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए और जल को उबल कर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके वाष्प से परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, जहाँ पर जल होता है और वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के
जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले या गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो वे सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगते हैं। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करने के साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ये समुद्र के किनारे समुद्र से अपन नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पन विधि का उपयोग करते हैं। वाष्पन विधि के माध्यम से समुद्र के किनारे जो जल के बड़े बड़े कण रहते हैं वो नीचे जम जाते हैं और वाष्प बन के पानी उड़ जाता है और नीचे नमक बच जाता है। पृथक करने की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने के लिए कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की भी आवश्यकता है। क्रियाकलाप 7 देखेंगे। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए और इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यावहारिक नहीं होगी। अपन हाथ से बीनकर नमक को अलग नहीं कर सकते। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ जाता है। इसे निस्तारण के द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इसमें जल में वही नमक है जो आरंभ के मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक तथा जल को पृथक करना है। इस द्रव में किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलते देखते हैं? ये देखो, वाष्पन तथा संघनन और केतली। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। चित्र में दर्शाया गया कि आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो संघनन किसे कहते हैं कि जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर तक पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदें देखी? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है फिर भी केतली के पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण या निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर भी उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक को केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्त कर पाई और उसे कहाँ से त्रुटि हुई। क्या जल किसी पदार्थ में कितनी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा को निरंतर बढ़ाते हैं तो क्या होगा?
क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए और एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए। क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलेड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए, भली भांति विलोड़ित कीजिए। इस प्रकार एक एक चम्मच करके नमक को मिलाते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है, बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन का किसे कहते हैं? जब तक कि उसमें जल की मात्रा घोल देते, जहाँ तक उसकी क्षमता होती है, और उसके बाद अपन नहीं घोल सकते, तो जितनी उसकी क्षमता होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ एक संकेत है जो ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ, जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रहा गया, जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग कर अपनी समस्या को हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण के सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय के द्वारा जल उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए इसके लिए अपन पहेली की सहायता से करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें नमक न घुल सके। इस प्रकार नमक का जल संतृप्त विलयन प्राप्त करता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या आप यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप यह सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं कि नमक को और अधिक घोल सकते हैं यदि उसको अपन गर्म करते हैं तो किसी पदार्थ में। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए और एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन में संतृप्त होने तक डालिए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आपको इसको जल में विलेय एवं अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 5.5 से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपने पाया कि जल में विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण करने की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। हमने यह भी सीखा है कि पदार्थ को द्रव से घोलने से विलयन बनता है और यदि विलयन में पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो हमने क्या सीखा कि हमने यह सीखा है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयव को अलग करने की विधियां हैं। अनाज से भूसों एवं पत्तरों को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जाता है।
भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि का उपयोग करते हैं। भारी बीजों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो निष्पावन। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक्करण किया जाता है, यदि उनके कणों की आमाप में अंतर हो तो। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। प्रश्न 1, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। तो किसी भी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है, जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप से प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। हम हस्त चयन विधि द्वारा गेहूं, चावल, दाल या गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़े जैसे थोड़ी बड़ी अशुद्धियां हो तो अलग कर सकते हैं। चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कण जैसी अशुद्धियां अलग हो जाती है। प्रश्न 2, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए उपयोग में लाता है। प्रश्न 3, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसी एवं धूल के कण को कैसे पृथक करेंगे? तो पकाने से पहले दाल के किसी नमूने अथवा भूसी को एवं धूल के कणों को हस्त चयन विधि द्वारा अलग करेंगे। प्रश्न 4, चालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग में होता है? तो अलग अलग आकार के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया चालन कहलाती है। छलनी सामान्य आकार वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियों में छलनी में रहती है। आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन 5, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? तो रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण छोड़ देंगे। कंटेनर के तल पर रेत जम जाएगी, उसे अवसादन कहते हैं। पानी को धीरे धीरे एक दूसरे कंटेनर में डालेंगे, इसे निस्तारण कहेंगे। और हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन कहते हैं। प्रश्न 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप किसे कैसे करेंगे? हाँ, किसी छलनी का उपयोग करके हम चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और उस पर मलाई उस पर रह जाती है, तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने के लिए अपन वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रख दिया जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं, तो इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, गलत। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, गलत। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन के द्वारा करते हैं, गलत। अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, गलत।